सबसे पहले बात करेंगे रूरल डेवलपमेंट के बारे में। तो रूरल डेवलपमेंट क्या होता है? रूरल डेवलपमेंट ऐसा प्लान ऑफ एक्शन है जिससे जो है जो एरियाज़ डेवलप नहीं हो पा रहे हैं उनको डेवलप किया जाए, ठीक है। नॉट ओनली फॉर द एग्रीकल्चरल आस्पेक्ट बट ऑल्सो फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल आस्पेक्ट, ठीक है। तो हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्लान ऑफ एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एरियाज विच आर लैगिंग बिहाइंड नॉट ओनली एग्रीकल्चरल बट सोशल एंड इकोनॉमिक टू, ठीक है। उसके बाद में 2007 से लेकर 2012 के बीच में 3.2% ग्रोथ रेट बढ़ गई थी, ठीक है। उसके बाद में इनिशिएटिव्स या फिर चैलेंजिंग इश्यूज़ क्या थे जो रूरल डेवलपमेंट के? तो वो थे, सबसे पहला था डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में यानी लिटरेसी, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट वगैरह होना चाहिए। बेटर हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, जिससे रूरल डेवलपमेंट हो। फिर है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है ट्रांसपोर्ट की, ट्रांसपोर्ट का ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, रोड्स की फैसिलिटी, ठीक है ना, और ये सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। उसके अलावा फिर लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म का मतलब है कि एक्चुअलाइजेशन ऑफ द गोल टू लैंड टू टिलर। लैंड टू टिलर का मतलब होता है कल्टिवेटर, ठीक है। जो पहले ज़मींदारी वाला सिस्टम था उसको हटा के ये वाला सिस्टम लगाया जाए, ठीक है। उसके बाद में इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कल्टिवेटर्स और इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। फिर है एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी क्या है कि जो कंडीशंस हो रही है वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को उसको इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। उसके बाद में है प्रोडक्टिव रिसोर्स डेवलपमेंट। वो क्या है? टू एनहेंस दी अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या क्या पॉइंट पढ़े देखो, दोबारा से रिपीट करते हैं। सबसे पहला था डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। दूसरा था हमारे पास में डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा था हमारे पास में एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। फिर उसके बाद में प्रोडक्टिव रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। और एक था हमारे पास में लैंड रिफॉर्म, ठीक है। ये हमने कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए, तो ये देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे स्विच होते हैं। अब बात करेंगे रूरल क्रेडिट के बारे में। रूरल क्रेडिट क्यों इम्पोर्टेंट इतना रहा इन रूरल डेवलपमेंट? तो सबसे पहला ग्रोथ के लिए, ठीक है। ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल चाहिए। कैपिटल के लिए प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। कैपिटल से क्या होगा? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। तो ग्रोथ कैसे होगी? जब इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा? स्मॉल फार्मर्स के पास तो पैसा नहीं होता था, तो वो क्या क्या करते थे? क्रेडिट लेते थे, ठीक है ना। अब क्योंकि टाइम गैप जो रहता था हार्वेस्टिंग और सोइंग के बीच में वो बहुत ज़्यादा रहता था, ठीक है ना। उसमें क्या होता था, उसके अंदर जो फार्मर्स जो सीड्स वगैरह परचेस करते थे, जो उनके अदर एक्सपेंसेस होते थे, छोटे मोटे फैमिली एक्सपेंसेस होते थे, वो सब क्यों उनको जो पैसा मिलता था जब वो तो तभी मिलेगा जब मार्केट में सेल हो जाएगी हार्वेस्ट होकर, ठीक है। तो वो सो कैसे करेंगे नेक्स्ट ईयर? वो सो कैसे करेंगे? तो सो करने के लिए उनको क्या करना पड़ता था? उनको लोन लेने पड़ते थे, उनको वेरियस सोर्सेज से क्रेडिट लेने पड़ते थे, बोरो करना पड़ता था, ठीक है। सोर्सेज क्या थे? सबसे पहला था मनी लेंडर, ट्रेडर, रिलेटिव्स, लैंडलॉर्ड्स। ये 4 सोर्सेज थे। ये चारों क्या करते थे? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे, ठीक है। फिर क्या हुआ? 1969 के बाद में इंडिया ने क्या किया? सोशल बैंकिंग एंड मल्टी एजेंसी अप्रोच अडॉप्ट करी। और फिर 1982 में नबार्ड आया। नबार्ड क्या था? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एक अपेक्स बॉडी बन चुका था, ठीक है। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जिसमें आपको लोन कम रेट पे मिलेगा, ठीक है, इंटरेस्ट रेट पे कम मिलेगा। फिर आया ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो कि एक मेजर हार्बिंगर था, ठीक है। उसके बाद में अब तो कई मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशन आ चुके हैं, जैसे कमर्शियल बैंक हो गए, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, ठीक है। उसके अलावा कोऑपरेटिव्स हो गए जो चीपर रेट्स पे हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले हमने रूरल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट क्या क्यों थी कि सबसे पहला तो था कि जो ग्रोथ थी उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए था। इन्वेस्टमेंट स्मॉल फार्मर के पास था नहीं, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? क्रेडिट करना, मतलब बोरो करना शुरू कर दिया। दूसरा हमने पढ़ा था कि टाइम गैप था किसके अंदर? हार्वेस्ट और सोइंग के अंदर, ठीक है। तो जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए फार्मर्स को क्या करना पड़ा? क्रेडिट लेना पड़ा, ठीक है। और फिर सोर्सेज पढ़े हमने। सोर्सेज में क्या पढ़ा? 4 सोर्सेज थे हमारे पास में। पहला था मनी लेंडर, दूसरा था हमारे पास ट्रेडर, तीसरा था हमारे पास रिलेटिव्स, और चौथा था हमारे पास में जो लार्ज लैंडलॉर्ड्स होते हैं ना, बड़े लैंडलॉर्ड्स,
वो क्या करते थे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। उसके बाद में 1969 में इंडिया ने क्या अडॉप्ट करा, सोशल बैंकिंग एंड मल्टी एजेंसी अप्रोच उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद में 1982 में क्या आया, नबार्ड क्या था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो अब फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन आया और फिर ये कई सोसाइटीज़ मतलब कई इंस्टीट्यूशन ऐड हो गए। फिर रूरल बैंकिंग सिस्टम आया। रूरल बैंकिंग सिस्टम का पॉजिटिव इम्पैक्ट था ऑन फार्मर्स। इससे क्या हुआ, फूड सिक्योरिटी मिली, क्रेडिट फैसिलिटी मिली। क्या था इसका क्रिटिसिज्म, क्या था कि रूरल क्रेडिट जो था वो इनसफिशिएंट था डिमांड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। मान लो कि जो फार्मर्स हैं वो मांग रहे 1 लाख रुपए, लेकिन दिया केवल 10,000 रुपये, ठीक है। तो ये इनसफिशिएंट था। उसके अलावा में जो रूरल फार्मर्स थे उनके लिए अवेलेबल नहीं था, सारे रूरल फार्मर्स के लिए, ठीक है, नॉट अवेलेबल फॉर ऑल दी रूरल फार्मर्स, ठीक है। उसके बाद में था कि जो पुअर फार्मर्स थे उसको कम अटेंशन मिल रही थी, जिनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी उनको कम अटेंशन मिल रही थी। क्यों? क्योंकि बैंक्स जो है जो ये डर में रहते हैं कि ये रीपे करेंगे या नहीं करने वाले, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ ओवरड्यूज वही आ गई कि रीपेमेंट हो रहा था या नहीं हो रहा, ठीक है। और कुछ 60% या 50% वो क्या बोलते हैं नॉन पेयर्स को, मतलब जो पैसा खा के बैठ गए, उनको बैंक ने नाम दिया विलफुल WILFUL, ठीक है, विलफुल, है ना, इनको ये नाम दे दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पढ़ा। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करते हैं, स्मॉल ग्रुप्स होते हैं 15 to 30 मेंबर्स के, जो क्या करते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और गिविंग दी क्रेडिट एक्सेस। क्या होता है इसमें, मनी जो है जो सारे मेंबर्स है वो थोड़ा थोड़ा पैसा सबमिट कराते हैं। जो मनी इकट्ठा होता है उसको जो नीडी पर्सन्स होते हैं उनको क्रेडिट दे देते हैं एक बहुत ही रीजनेबल इंटरेस्ट में, और उनको रीपे करना होता है स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है ना। फिर ये इसने हेल्प करा एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन में, ठीक है। और कुदम्बश्री जो कि वुमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना, ठीक है। ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं टू फिल द गैप इन द फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम। एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम क्या था, एक एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स असेंबलिंग, स्टोरेज प्रोसेस, उसके अलावा जो पैकेज होते हैं पैक करना, उसके अलावा ग्रेडिंग, ठीक है ना, उनकी क्वालिटी चेक करना, ठीक है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना अक्रॉस द कंट्री। ये सारा काम क्या होता है एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम का, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा प्रॉब्लम्स क्या था इसके अंदर एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट। क्या होता था, जो फार्मर्स होते मतलब जो बड़े मार्केटर्स होते थे, जिनको फार्मर्स क्या बेचते थे, वो क्या बोलते हैं क्रॉप्स वगैरह, तो वो क्या करते थे, मैनिपुलेट कर देते थे। मतलब मान लो 100 किलो कुछ है क्रॉप, उसको बोलते थे ये तो 80 kgs ही है, तो फार्मर को उस हिसाब से वो प्राइस देते थे, यानी फार्मर को वो पागल बना देते थे, ठीक है। फॉल्टी वेइंग होती थी, वेइंग बहुत अनफेयर तरीके से होती थी, ठीक है। फिर फार्मर्स के पास क्या थी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी प्राइसेस की मार्केट के बारे में, ठीक है, तो उनको लो प्राइसेस पर ही सेल करना पड़ता था, ठीक है। उनके पास कोई स्टोरेज फैसिलिटी भी नहीं थी, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा मेजर्स क्या थे, रेगुलेशन ऑफ मार्केट, एक डिफरेंट मार्केट क्रिएट किया गया, ठीक है, जिसमें एक ऑर्गेनाइज तरीके से मार्केट कंडीशंस हो, ठीक है। इसका ड्रॉबैक क्या था कि कुछ ही एरियाज कन्वर्ट हो पाए, ठीक है। फिर प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें क्या था कि गवर्नमेंट ने एम किया था टू इम्प्रूव दी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लाइक रोड्स, रेलवेज वगैरह देंगे, ठीक है। ये भी इनएडिक्वेट रहा। फिर कोऑपरेटिव मार्केटिंग में क्या था कि मार्केटिंग सोसाइटी फॉर्म होगी बाय द फार्मर्स, और वो जो है गुड्स को कलेक्टिवली सेल करेंगे, तो ताकि बेस्ट प्राइसेस मिल पाए। लेकिन इसमें भी क्या रहा, ड्रॉबैक ये रहा कि लैक ऑफ लिंकेज रही, कॉपरेशन नहीं था फार्मर्स में, ठीक है, तो ये नहीं हो पाया। फिर पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या आ गया, MSP, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, और PDS सिस्टम। PDS इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके बारे में पढ़ते फटाफट से। मिनिमम सपोर्ट प्राइस काई के लिए हुई, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। फार्मर्स को एक फूड
इनकम की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी उन्होंने गवर्नमेंट ने। फिर मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या कौन मेंटेन करता था? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI। क्यों करती थी? ताकि जो जब डेफिसिट हो ना तो फिर क्या हो, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। फिर उसके बाद में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये इकाई से ऑपरेट होता था, राशन शॉप से कम प्राइस पर एसेंशियल कमोडिटी दे देती थी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। उसके बाद में इमर्जिंग ऑल्टरनेट मार्केट चैनल, क्या हुआ, जो फार्मर है वो प्रॉफिट इंक्रीज करने के कारण क्या करने लग गए, अब मार्केट्स में आ गए, ठीक है। उन्होंने डायरेक्टली सेल करना शुरू कर दिया। इससे क्या हो गया, मिडिल मैन एक्सप्लॉयटेशन हो गया। जैसे इन्होंने अपनी मंडी खोला, 10 पर मंडी, रायथू बाज़ार और उजहावर संडीज, ठीक है, तमिलनाडु में। ये कुछ स्टेट्स है, वो पढ़ लेना। उसके बाद में उन्होंने सेवरल नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज ने भी क्या करना शुरू कर दिया, स्टार्टेड एंटर इनटू द अलायंस, क्या करना शुरू कर दिया, वो भी अब आने लग गए और फार्मर्स को एनकरेज करने लग गए टू कल्टिवेट दी फार्म प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। फार्म प्रोडक्ट कल्टिवेट करो, आप अच्छी क्वालिटी के करो, और हम आपको दावा करते हैं कि हम खरीदेंगे आपसे इतनी प्राइस पे। मतलब वो पहले ही प्राइस क्या कर देते थे, प्री डिटरमाइन करवा देते थे, उनको पहले ही बता देते थे। इससे क्या होता था, प्राइस रिस्क रिड्यूस हो गया फार्मर का, और एक्सपेंड हुआ मार्केट किसका, फार्म प्रोडक्ट का, ठीक है। उसके बाद में आया एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। इसमें क्या था, इसमें था चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, सिंगल क्रॉपिंग से मल्टी क्रॉपिंग पे आ जाए, ठीक है। उसके अलावा शिफ्ट ऑफ वर्क फोर्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू अदर अलाइड एक्टिविटीज़ एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। फिर सब्सिस्टेंस से कमर्शियल फार्मिंग पे आ जाओ। इसमें क्या था, बेसिकली जो फार्मर था उसको थोड़ा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करवाना था, उनको डाइवर्सिफाई करवाना था, उनको एनहांस करना था, राइट। क्यों करना था ऐसा, क्यों? ताकि जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाए, किस पे, फार्मर्स ऑन 1 और 2 क्रॉप्स, ठीक है, 1 और 2 क्रॉप्स पे जो रिस्क है वो रिड्यूस हो गए। उसके अलावा प्रोवाइड दी प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लाइवलीहुड, ठीक है। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट खारिफ सीज़न में होता है, तो फिर जो राबी सीज़न में अनएम्प्लॉयमेंट रहता था तो उसके अंदर क्या रहेगा, उसके अंदर फिर इंक्रीज लेवल ऑफ इनकम रहेगा, ठीक है, जिससे पॉवर्टी कम होगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट। तो रोल ऑफ नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट क्या था, इट इन्वॉल्व दी ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अदर दैन दी एग्रीकल्चर, ठीक है। इसमें क्या था कि फार्मर को इन्वॉल्व करना किसमें, किसी और एक्टिविटीज़ में अदर दैन दी एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर सेगमेंट में इतना वो नहीं है, बेनिफिट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो अब बात हुई क्या है, एनिमल हस्बेंड्री हो गई, फिर डेयरिंग हो गई, फिशिंग हो गई, हॉर्टिकल्चर हो गया, इनमें सब में एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना। सब सेक्टर क्या थे, एक तो हो गया परमिट हेल्दी ग्रोथ। हेल्दी ग्रोथ में क्या क्या आ जाते हैं, जिनमें मोर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, फिशरी, या फिर आपका हॉर्टिकल्चर। और अदर सेक्टर आ जाते हैं जिनमें लो प्रोडक्टिविटी रहती है, जैसे पॉटरी हो गया, क्राफ्ट हो गया, एक्सेट्रा। एनिमल हस्बेंड्री इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो सारे आ रहे हो टॉपिक, सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, एनिमल हस्बेंड्री इज डेट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। कौन सी ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, विच इज़ कंसर्न विद द ब्रीडिंग, रेयरिंग, केयरिंग ऑफ फार्म एनिमल। एनिमल से रिलेटेड जो भी एक सेकेंड, एनिमल से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती है, ब्रीडिंग, केयरिंग और रियरिंग, ठीक है, ये सब क्या आता है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। इसके अंदर क्या हुआ, प्रोवाइड्स दी स्टेबिलिटी इन द इनकम, इंक्रीज स्टेबिलिटी इन इनकम, फूड सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल, न्यूट्रिशन। इंडिया जो है ये प्रोवाइड करता है ओवर 70 मिलियन स्मॉल फार्मर को लाइवलीहुड, ठीक है। पोल्ट्री जो है वो कंसिस्ट करती 58%, गोट्स 16%, कैमल, हॉर्सेज वगैरह 1% देता है, और कैटल और बफेलो 28%, ठीक है। इसके अलावा ये ऑपरेशन फ्लड आया। ऑपरेशन फ्लड क्या था कि जो सारे फार्मर्स थे वो पूल करेंगे, मतलब टुगेदरली वो अपना मिल्क एक जगह पे कलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो प्रोड्यूस मिल्क है वो एक जगह पे कलेक्ट करेंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन दी क्वालिटी के बेस पे उनको प्रोसेस करेंगे और फिर मार्केट में सेल करेंगे। इससे क्या होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और इसको हमने वाइट रिवॉल्यूशन भी नाम दिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिशरी। फिशरी क्या थी, एक ऐसी ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू दी कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ द फिश और अदर एनिमल, एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है, दूसरे एनिमल्स पे। 0.8% ऑफ GDP इसने कंट्रीब्यूट करी, और वाटर बॉडीज़ जो थे फिशिंग कम्युनिटी के रिगार्ड किया
वाटर फिशिंग कम्युनिटी ने वाटर बॉडीज़ को रिगार्ड किया एज द मदर। क्यों? क्योंकि ये इनको सोर्स ऑफ लाइफ प्रोवाइड करवाती थी, ठीक है। फिर इसके बाद में प्रॉब्लम्स थी, पुअर था, अनएम्प्लॉयमेंट था, जो ये काम करते थे उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट था, बहुत पुअर थे वो, पर कैपिटा इनकम अर्निंग बहुत ही कम होती थी, और इलिटरेसी थी। इनलैंड का कंट्रीब्यूशन था 64% और मरीन सेक्टर का 36%। उसके अलावा फिर हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं, तो हॉर्टिकल्चर इज द साइंस और आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग दी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, इसके अलावा मेडिसिनल प्लांट्स, प्रोडक्टिव प्लांटेशन क्रॉप्स एक्सेट्रा। ये क्या थी? 6% ऑफ जीडीपी, काफ़ी मेजर कंट्रीब्यूशन था इसका, ठीक है। तो इंडिया का वर्ल्ड लीडर माना जा रहा था किस किस एक्टिविटीज़ में? कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करने में, जैसे मैंगोज, बनानास, कोकोनट्स, कैश्यू नट्स एक्सेट्रा। ऑल्सो हॉर्टिकल्चर ने क्या किया? सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना दिया इंडिया को ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ठीक है। इसमें 19% लेबर फोर्स इन्वॉल्व थी, ठीक है। और 1991 से 2003 में गोल्डन रिवॉल्यूशन आया था, ठीक है। ये क्या था? हॉर्टिकल्चर ने इम्प्रूव कर दी कंडीशन ऑफ फार्मर। उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग डील्स विद दी कंप्यूटर्स, टेलीकम्युनिकेशन, विच रिट्रीव, स्टोर्स एंड ट्रांसमिट दी इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके अलावा फिर गवर्नमेंट को क्या हुआ? गवर्नमेंट को ईजीली क्या हो पा रहे थे? गवर्नमेंट ईजीली प्रेडिक्ट कर पा रही थी एरियाज ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, डिसमिनेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी क्रॉप्स। डिसमिनेट का मतलब इंफॉर्मेशन फैलाना, ठीक है, कि क्रॉप्स अब की बार ऐसी हुई है, अब की बार क्रॉपिंग पैटर्न में थोड़ा डिस्टर्ब आया है, क्रॉप्स की प्राइस राइज होने वाली है, ऐसा वैसा, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा था इससे, ठीक है। उसके बाद आता है एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो क्या हो रहा था, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स थे, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहे थे, उसके कारण क्या हो रहा था? डिप्लीट हो रहा है, सॉइल डिप्लीट हो रहा था, लाइफ स्टॉक हार्म हो रहा था, नेचर हार्म हो रहा था, सब कुछ चीज़ें डिप्लीशन आ रही सब में, ठीक है ना। तो फिर क्या आया? ऑर्गेनिक फार्मिंग आई। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी इको फ्रेंडली टेक्निक है ग्रोइंग द क्रॉप्स विदाउट द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, ठीक है ना। एक इको फ्रेंडली टेक्निक है ये क्रॉप्स को ग्रो करने की। इसमें क्या होता है? कोई फर्टिलाइजर यूज़ नहीं होता है। इट एनहेंसेस द फूड सेफ्टी। क्यों? क्योंकि ये बहुत हेल्दी रहता है। इट मेंटेन्स द इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करता है। बेनिफिट्स क्या थे इसके? ऑफर मीन्स टू सब्सटीट्यूट कॉस्टलियर एग्रीकल्चर इनपुट्स। क्या मतलब हुआ? जो केमिकल फर्टिलाइजर्स थे वो काफ़ी महंगे आते थे, लेकिन अब जो नेचुरल चीज़ें होती है ना वो काफ़ी कंपेरेटिवली चीपर होती है, राइट। तो वो चीज़ ये बोल रहा है कि कॉस्टलियर जो थे उसका सब्सटीट्यूट मिल गया हमें अभी, ठीक है ना। फिर था जनरेट द इनकम थ्रू दी एक्सपोर्ट्स। इसमें क्या हो रहा था? एक्सपोर्ट्स के थ्रू भी इनकम हो रही थी अच्छी खासी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या थे? क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी और सेफ था, तो इसकी डिमांड ज़्यादा थी, ठीक है ना। उसके अलावा मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू थी इसकी, यानी जो इसमें गुण थे वो बहुत ही ज़्यादा थे, ठीक है। इसके अलावा जनरेट दी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये तो सब भी में लिख सकते हो आप, इसमें भी लिखो, इसमें भी लिखो, इसमें भी लिखो। उसके अलावा फिशरी में भी लिखो, इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री में भी लिखो, सब में लिखो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को, ठीक है। उसके अलावा फिर हेल्प्स इन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी आप सब में लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में हेल्प करा था। उसके अलावा इसकी प्रॉब्लम्स भी थी, क्या थी? क्योंकि इसकी मार्केटिंग कम है, ठीक है, और चॉइस ऑफ क्रॉप्स लिमिटेड है, कि क्योंकि इसमें सारी क्रॉप्स आप इस मेथड से ग्रो नहीं कर पाते हो, है ना। कुछ में आपको कुछ चीज़ें लगानी होती है, ठीक है। फिर शॉर्टर शेल्फ लाइफ है इनकी, जो शेल्फ लाइफ होती है, जो एक्सपायरी डेट होती है अपन जो प्रोडक्ट्स पे देखते हैं वो कम हो जाती है इनकी, शॉर्टर है। और लो यील्ड है, यील्ड भी इसमें कम है। क्यों है? क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर से क्या होता था? फटाफट प्लांट्स ग्रो हो जाते थे। जैसे आपने देखा है, आपने वेजिटेबल्स खाते हो, आप वेजिटेबल्स खाते हो ना, तो वो वेजिटेबल्स में वो इंजेक्शन डाल के, वो आपने देखा होगा जो तरबूज होता है ना, तरबूज होता है ना, वो अंदर से रेड होता है। वो इतना रेड नहीं होता है एक्चुअली, वो इंजेक्शन होता है जिसके कारण उसको रेड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स में जो है इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ठीक है। तो जो नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज़, नामक चीज़ थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलती है आजकल। तो उसी को वापस लाने के लिए ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है। इसके बारे में लोगों को कम पता है, इसके बारे में प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है।
तो सजेशन इसके ये थे कि इसका प्रॉपर अवेयरनेस हो मार्केट के अंदर, इसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हो, एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है, और इसके अलावा प्रॉपर इसके एग्रीकल्चरल पॉलिसी हो। तो इसी के साथ में ये चैप्टर होता है ख़त्म। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, रिवीजन वीडियो थी, है ना। तो फटाफट से हमने 20 मिनट में ये चैप्टर ख़त्म कर लिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना यार, और ऐसी और रिवीजन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे कमेंट कर देना कि कौन से नेक्स्ट चैप्टर के आपको चाहिए। तो बाय।